He has conducted a number of workshops on planning financial planning for multiple corporate companies. He also manages his individual and family wealth and guides people from multiple backgrounds to create a robust and healthy financial plan, which is a must of today's date, and aim for significant wealth creation over a period of time. So हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कमा रहे हैं लेकिन उसको शायद प्लानिंग के तौर पे थोड़ा कहीं तो मार खाते हैं। तो शायद आज के इस प्रोग्राम में हम लोग इसके ऊपर कुछ अच्छा गाइडेंस पाएंगे सर स्मितेश भोसले की ओर से। मैं स्मितेश भोसले सर को विनती करता हूं कि वो अपना सेशन शुरू करें। ओवर टू स्मितेश भोसले सर। Thank you very much, Joshi sir, and thank you very much, Ramteke sir, also for organizing ये session. So जो हमारा session है, so I will speak in Marathi, English, Hindi, all three languages. So जो हमारा session है अभी आज का, जैसे जोशी सर ने बताया कि वो फोकस रहेगा ऑन डेवलपमेंट ऑफ एक ओन इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लान, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी 5 years और 10 years फ्रॉम नाउ आगे फिर हम हमारी वेल्थ को किस तरह बढ़ाए। तो पहले हम आरसीएफ के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के भी वर्कशॉप्स कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक एक नीड आई कि व्हाट अबाउट जो अभी अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर को या मिड में करियर में प्लान कर रहे हैं, तो वो स्टेज पे लाइफ में हम कैसे फाइनेंशियल हमारा प्लान बनाएं। तो ऑफकोर्स इन 1 घंटे में पूरा हम फाइनेंशियल प्लान तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन सो मैं भी मतलब अलग अलग कंपनीज में काम करता था और एट द एज ऑफ 34 ऑलमोस्ट रिटायर हो गया। उसका ऑफकोर्स मेन रीज़न इज डेवलपमेंट ऑफ अ गुड फाइनेंशियल प्लान। तो रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस भी है, कंसल्टिंग भी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, बट एक फ्रीडम है। सो ये जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है वो मैं अगर एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तो हम कितने जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, वो हम किस तरह से प्लान करें। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, हम हर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को तो डिटेल में इवेल्युएट नहीं कर सकते ये 1 घंटे के सेशन में, लेकिन कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं और कुछ फंडामेंटल हैं, डेफिनेटली हम उस पर ध्यान रखेंगे। और हम हमारे लिए एक ये सेशन के बाद अब इमीडिएटली आज शाम को आप एक एटलीस्ट ड्राफ्ट प्लान बना सकेंगे, एटलीस्ट इतना हम पता कर सकेंगे कि आज हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे जाना चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लान और वेल्थ के लिए, और हम किस तरह से उसको अप्रोच करें। सो ये जो हमारा आज का सेशन है उसमें प्राइमरीली मैं कवर करूँगा कि ये फाइनेंशियल प्लान है क्या चीज़ और ये क्यों ज़रूरी है, फिर इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, और एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव कि ओवर नेक्स्ट 5 years और 10 years हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो, ताकि जो भी हमारे और लाइफ के एस्पिरेशंस हैं हम उसको ठीक तरह से टाइम दे सके। हो सकता है वो फैमिली है, हो सकता है हमारे ट्रैवल के प्लान्स हो सकता है हमें कुछ हमारी हॉबी को परसुएट करना है, आगे जाके परसू करना है। तो हम क्या एक्टिविटी करें जिसकी वजह से हम ये फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द अचीव करें, ये हम कोशिश करेंगे आज समझने की। फिर क्या इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स हैं जो हम आज शाम को यूज़ कर सकते हैं इमीडिएटली, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मतलब आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बुक्स रेफ़र कर सकते हैं किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी मिथ्स भी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग गैप्स भी है काफ़ी लोगों में कि हमें शेयर मार्केट में ही जाना चाहिए, हमें फिक्स डिपॉजिट में ही डालना चाहिए, हमें गोल्ड ही यूज़ करना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सकता है, वो पूरा हम पर्सन पे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो उसको यूज़ करता है। तो ये सब फाइनेंशियल व्हीकल्स क्या है उस पर आज हम डिस्कशन भी करेंगे। और क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के क्वेश्चन सिमिलर हो, तो हम सारे क्वेश्चंस एक ही साथ देखेंगे। सो नेक्स्ट 30 to 35 minutes
या मे बी मैक्सिमम 40 मिनट्स मैं कोशिश करूँगा कि सारे एस्पेक्ट्स हम फाइनेंशियल प्लानिंग के कवर करें, और उसके बाद डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसको हम डिस्कस करके आपको एक सही इनपुट देखने की कोशिश करेंगे। सो पहला तो ब्रॉडली कि कहाँ से हम शुरू करें। हमने काफ़ी पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों से मिलना भी होता होगा। हो सकता है हम अपनी नज़र में आज फाइनेंशियल सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि और हम आगे बढ़ सकें। तो एक जस्ट हम सारे लोग एक पेज पे रहें, उसके लिए हम एक जस्ट मैं बैकग्राउंड शेयर करता हूँ कि व्हाई डू वी नीड अ फाइनेंशियल प्लान। सो डेफिनेटली कि जो भी एक्टिविटी हम शुरू करनी है वो आज ही शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम कहाँ पे है या कहाँ पे जाना चाहते हैं। सो टुडे एंड टुमारो। अब टुमारो ज़रूरी नहीं कि एकदम मैं कल की बात कर रहा हूँ, टुमारो कुड बी 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन। तो आज हम जहाँ पे भी है और हमें जो जर्नी करनी है और कहाँ पे पोहोचना आहे हमें, कुठे जायचं आहे, कोणता ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला मीट करायचं आहे, ते पहिलं आपल्याला क्लॅरिटी पाहिजे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि आज हम कहाँ पे हैं। तो ब्रॉडली ये 5 या 6 पॉइंट्स हैं जो मे बी ये एप्लीकेबल हो सकते हैं काफ़ी लोगों को, जो मैंने हाईलाइट किए हैं। तो आज हम कहाँ पे हैं ये जानना ज़रूरी है। सो पहला सवाल तो ये है कि जो भी हमारी आज की इनकम है, जो भी सोर्स से आ रही है, मे बी सैलरी इनकम और कोई और सोर्स से आ रही है, क्या हम पूरी ज़रूरतों को पूरी कर पा रहे हैं, या हमें डेफिसिट या मतलब शॉर्टेज हो रहा है? कितनी हमारी सेविंग्स है? क्या वो पूरी पड़ेंगी आगे के समय, आने वाले समय के लिए? और क्या वो अभी लिमिटेड हैं? क्या हम काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कितना लोन है हमारे सर पे? और कुछ कंस्ट्रेंट है क्या? एग्जाम्पल देता हूँ मैं कंस्ट्रेंट का। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में भी लैंड पार्सल है। आज कोविड का टाइम है, तो काफ़ी लोग हैं जिनके पास रियल एस्टेट एसेट है, तो वेल्थ तो है, लेकिन क्या वो वेल्थ को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में आज? तो थोड़ा उसमें आंसर शायद नो हो सकता है, क्योंकि कैसे सेल करेंगे इसको, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कैसे उसमें पैसा आएंगे, और कौन बायर मिलेगा आज के टाइम पे। तो वेल्थ होने के बावजूद भी काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। और एक्सपेंस जो हमारा खर्चा है वो हो सकता है कि हमारे इनकम से ज़्यादा हो या ज़्यादा होने वाला हो। और ओवरऑल अगर हम हमारे करंट स्टेट को देखें तो हो सकता है कि हम बोले कि ओके ओके है, सो है, बट काफ़ी सारी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे क्रिटिकल फाइनेंशियल प्लानिंग में नॉट इन्वेस्टमेंट्स, क्या इन्वेस्ट करें वो तो बहुत दूर की बात है, बट आज की डेट में हम कहाँ पे हैं वो जानना हमें ज़रूरी है। हमें जहाँ भी पहुँचना है, जर्नी की शुरुआत तो हम वहीं से कर सकते हैं जहाँ पे हम आज है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये सेशन में कि आज हम कैसे इवेलुएट करें खुद को कि हम कहाँ पे हैं, और कैसे हमें ये जर्नी को तय करना है। सो कल मीन्स आने वाला जो कल है, सो आज हम जहाँ पे भी है और आने वाला कल ये कहाँ पे होगा। तो एक तो ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव आइडली ये होना चाहिए कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं आज, जो भी फंड से पूरी हो रही हैं, हमें उसके बियॉन्ड जाना है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। फ्रीडम क्यों? क्योंकि फिर हम जो चाहिए, जो हमारा एस्पिरेशन हमेशा रहा है, उसको हम मीट कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लग्जरी, पर्सनल वेल्थ के भी एम्बिशंस होंगे। लग्जरी अभी ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन मे बी किसी को एक मतलब ट्रैवल पे जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, ऑफ कोर्स नॉट अभी के टाइम पे, लेकिन कोविड के बाद मे बी कुछ एसेट्स ओन करने हैं, कुछ जगह पे मे बी हमें प्लॉट चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सो पर्सनल एम्बिशन होंगे हमारे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि थर्ड वाला पॉइंट है जो फ्रीडम ऑफ चॉइस टू इन्वेस्ट, स्पेंड एंड सेव। क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस हमें ये आज चॉइस देता है कि नहीं?
क्या हम चूज कर सकते हैं कि हम क्या वो पैसे से करें, या कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको मीट करते करते सेविंग नहीं हो पाती है और ये चॉइस नहीं है हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन का कि हम किस तरह से हमारे लाइफ में ये चॉइस को ला सकते हैं। और डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम पे तो और इम्पोर्टेंट हो गया है कि सिक्योरिटी और फाइनेंशियल हेल्थ। बाय एनी चांस अगर जैसे आज काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छे प्रोफाइल पे हैं कंपनीज में, लेकिन उनके वाइफ का या उनके फादर का या उनका खुद का जॉब लॉस हो गया, तो अभी क्या कर सकते हैं और लोन्स देने बाकी है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेल्थ दे आर स्टक, और अभी फ्यूचर कैसा होगा वो नहीं नज़र आ रहा है। तो सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। तो हम ये कोशिश करेंगे आज के सेशन में कि ये जो सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियल की, उसको हम किस तरह से बैलेंस करें ताकि प्रॉब्लम्स आगे अगर जो भी आना है आने दो, बट हम उसको ठीक तरह से हैंडल कर पाए। तो ये सबसे ज़रूरी है फर्स्ट स्टेप कि आज हम कहाँ पे हैं, और क्लियरली हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कल हम क्या चाहते हैं। अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको आपका बैंक बैलेंस कितना चाहिए, तो कुछ वर्कशॉप्स में लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमें 100 करोड़ चाहिए, हमें 1000 करोड़ चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है, लेकिन फिर वहाँ पे जाने का जो स्टेप्स है वो फिर डिफरेंट होंगे। उस तरह के स्टेप्स नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में रह के हम शायद नहीं अचीव कर पाएंगे। सो की थिंग इज कि हम ये देखना पड़ेगा हमें कि हम किस तरह से आने वाला जो कल है उसको हम अचीव करेंगे। सो उसके लिए हमें चाहिए ये फाइनेंशियल प्लान। सो हम आज कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम हमारा प्लान बनाएं, और ये प्लान मीट करने के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए। अब यहाँ पे व्हीकल मीन्स नॉट गाड़ी, बट एक व्हीकल जो हमें आज से कल तक दूरी तय करने में हेल्प करेगा। और हमारे प्लान को हमें नियर टर्म, मतलब अगले 1 महीने में हम क्या करने वाले हैं वो हमें क्लैरिटी चाहिए। अगले 3 से 6 महीने में या 1 साल में क्या करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट टर्म होता है, फिर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ऐसे 4 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करेंगे हमारे प्लान को। कुछ चीज़ें जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़फुल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमीडिएटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो डेफिनेटली हम प्लान बनाएंगे, किस तरह से बनाना है वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, और उसको एक टाइम फ्रेम देना ज़रूरी है कि नियर, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। सो की थिंग इज कि आज हम कहाँ पे हैं, जो टुडे और आने वाला कल। अब कल मतलब नॉट इमीडिएटली टुमारो, बट आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 10 साल हम कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वो हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है कि कैसे अचीव होंगे वो अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन कहाँ पे पहुँचना है वो क्लैरिटी चाहिए। सो हो सकता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या हो सकता है। अब इंडिविजुअली ये डिफरेंट हो सकते हैं हर एक के ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं जस्ट ब्रॉडली बताता हूँ कि क्या नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हम पूरे लोन फ्री हो जाए। जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, मे बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपने पढ़ा भी होगा रिसेंट न्यूज़ में, वो भी आज डेट फ्री हो गई है ऑलमोस्ट। सो ज़रूरी नहीं कि ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो, कॉरपोरेशंस का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम लोन फ्री और डेट से कैसे मुक्त हों, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमारे पास ओन हाउस या लार्ज हाउस हो, अगर ऑलरेडी है तो। ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि हमारे पास लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो। लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो आज की डेट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसे जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट होना चाहिए हमेशा। फिर स्टेबल पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम पे मैं आता हूँ 5 मिनट के बाद ही इमीडिएटली, कि ये पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम वो है जो हमें एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी इनकम पैसिव इनकम नहीं है। सैलरी इनकम है एक्टिव इनकम। उसके लिए हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, और फिर मंथ एंड पे सैलरी आएगी, या जो भी फंड्स आएंगे वो मंथ एंड पे आएंगे, या जब भी रिटायर होंगे तो तभी रिटायरमेंट पे आएंगे। लेकिन ये सब एक्टिव इनकम है।
तो फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हमें पैसिव इनकम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो पैसिव इनकम के भी कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फिर ये भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि खर्चा एक स्पेसिफिक परसेंटेज हो हमारे इनकम का। जैसे हमारे रोज के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हीकल का मेंटेनेंस, मे बी इवन ईएमआई ऑल्सो, मैं उसको खर्चा ही मानता हूँ, क्योंकि वो कैश हमारे पॉकेट से निकालता है। जो भी कैश लेके जाता है वो खर्चा ही है रेगुलर बेसिस पे। तो वो क्या परसेंटेज होना चाहिए हमारे इनकम का। ऐसे भी काफ़ी लोग होंगे कि जिनका खर्चा हो सकता है 80% हो इनकम का। तो ऑब्जेक्टिव में ये हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि हमारे ओवरऑल इनकम का ये जो खर्चा है वो कितना परसेंटेज हो, 20% हो, 30% हो या आधा हो। तो बाकी का हम फिर कुछ कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस रहेगी। फिर वेल्थ, क्या वेल्थ हमें चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, गोल्ड, लैंड, बिल्डिंग, हाउस, किस फॉर्म में हमें ये वेल्थ चाहिए। और एबिलिटी टू फंड एस्पिरेशंस, जो भी हमारे एस्पिरेशंस है, सिर्फ वेल्थ जमा ही नहीं करनी है, लेकिन हो सकता है हमारा ट्रैवल प्लान हो सकता है हमें और कुछ हॉबी परस्यू करनी हो, कुछ नया बनाना हो, क्रिएट करना हो, हेल्प करनी हो किसी को, एनजीओ में जाना हो। तो कुछ भी हमारे एस्पिरेशन हो उसको फंड करने के लिए तो फाइनेंस चाहिए डेफिनेटली। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ये सब मैंने गिने चुने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स आज आप डिफाइन करेंगे उसके लिए हमें एक टाइमलाइन देनी जरूरी है। 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ। सो ये हमें डिफाइन करना है। उसके बाद हमें एक अमाउंट भी डिसाइड करनी है कि ये वैल्यू क्या होगी ये हमारे टारगेट की। सो ये 10 करोड़ हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, 1000 करोड़ हो सकता है। ह्यूमन के एस्पिरेशंस और ड्रीम को तो कोई लिमिट नहीं है। बस लेकिन जो भी एस्पिरेशन हो उसके लिए जो प्लान होगा वो डिफरेंट होगा। सो व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान। अब यहाँ पे मैंने एक फोटो में एक सीड का फोटो डाला है कि जो कि सीड है, सीड मीन्स बीज। और यहाँ पे एक जो है वो मैंने ट्री का डाला है। यहाँ पे मैंने अभी फोटो जो डाला है वो है ट्री का और एक सीड का। तो सीड में पॉसिबिलिटी है, ये बीज में पॉसिबिलिटी है कि एक ट्री बन जाए। लेकिन अगर हम कोई बीज को हाथ में लेके देखेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि ये इतना बड़ा पेड़ हो सकता है एक टाइम पे? डेफिनेटली सीड में तो कुछ भी लक्षण नहीं दिखेंगे ये पेड़ बनने के, लेकिन वो सीड में पोटेंशियल है वो पेड़ बनने का। तो ना हमें सीड पे फोकस करना है, ना हमें पेड़ पे फोकस करना है। हमें फोकस करना है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में कि ये जो भी हमारे पास स्टेप है आज जो भी हम कर सकते हैं, तो ये सीड को हमें सो करना है, नर्चर करना है। उसमें फिर हमें जो भी वाटर, सनलाइट, तो फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए, इज वर्किंग ऑन अ जर्नी। जर्नी पे हमें काम करना है, ना कि हमारे डेस्टिनेशन पे। जर्नी पे काम करते रहेंगे तो डेस्टिनेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल डेफिनेटली पहुंचना ही है। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं उसमें डायरेक्ट फोकस रखते हैं एंड रिजल्ट पे। लेकिन एंड रिजल्ट पे फोकस रखने से प्रॉब्लम ये होता है कि जो कि दूर है, अगर हम उस पर ही काफ़ी अटेंशन दें तो आज जो हम कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी हमारी लॉस हो सकती है। सो इसके लिए ये हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम ध्यान दें कि अ, ये हम किस तरह से फोकस रखें आज जो भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं उस पर। सो आज हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। सो क्या एक्शन स्टेप है, जस्ट मैं हर एक पॉइंट के बाद क्विकली समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि क्रिटिकली हमें इवेलुएट करना चाहिए कि आज हम कहाँ पे हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बी रुथलेस इन इवेल्युएशन। आज हम जहाँ पे भी है वो आप क्लियरली लिखें कहाँ पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है। और इसमें
रूथलेस, रूथलेस मतलब एकदम नो मर्सी, कोई भी दया नहीं दिखानी है। अगर हम ड्रीम्स लिख रहे हैं बुक में तो वो थोड़ा रॉन्ग होगा। जैसे आज हमारे पास लैंड का प्लॉट है, बस प्लॉट है, उसकी वैल्यू आगे बढ़ सकती है, वो तो ड्रीम है, आज के डेट में वो ट्रू नहीं है। मे भी आगे जाके बढ़ेगी, दैट इज ओके, बट क्या कैश है हमारे पास, कितनी इन्वेस्टमेंट्स है, कितना हम उसको यूज कर सकते हैं, वो क्लियरली लिखे। वहां पे कोई भी दया नहीं दिखानी है खुद को। क्रिटिकल, एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल, आज हम कहाँ पे हैं, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमें करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्लियरली हम डिफाइन करेंगे कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमें कब तक वो अचीव करने हैं। अचीवेबल है कि नहीं है, उसमें हमें टाइम देने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अचीवेबल है कि नहीं है वो डिसाइड करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट, बाहर की एनवायरनमेंट कैसी है, लेकिन हम एटलीस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। किस तरह अचीव होगा वो डेफिनेटली हमें ही करना है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो अचीवेबल है कि नहीं है, उसके लिए अभी हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियरली सिर्फ डिफाइन करना है कि क्या हमें चाहिए और कभी चाहिए, उसके हमें मल्टीपल टारगेट्स, टाइम फ्रेम डिफाइन करने हैं। अब इसमें आप अलग लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं, उनके प्लान्स भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो औरों के प्लान हमारे लिए शायद रिलेवेंट नहीं हो सकते हैं। तो डिस्कशन डेफिनेटली करना चाहिए, इनपुट्स लेने चाहिए काफ़ी लोगों से, वी शुड लिसन डेफिनेटली टू एवरीवन, लेकिन जो प्लान होगा वो हमारे लिए यूनिक होगा। तो जो भी हम टारगेट डिफाइन करेंगे, हमें ये घर चाहिए, हमें प्लॉट चाहिए, हमें इतने इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास इतना कैश होना चाहिए, वो कब तक, अब ये रीजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऑफकोर्स हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इमीडिएटली टुमारो चाहिए हमें, वो कोई पॉसिबल है, लेकिन फिर देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर देयर। तो आज हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम डिसाइड करेंगे। देन एक कहावत है, मतलब वी हैव टू जंप ऑफ द क्लिफ एंड डेवलप अवर विंग्स ऑन द वे। मतलब हमें जंप तो आज ही करनी है, और जो हमारे विंग्स हैं, जो पंख है, वो हम डेवलप करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे डेवलप हो जाएंगे वो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग और एक्शन के जरिए, फिर हमें जहाँ भी जाना है, फिर स्काई और डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। हमें कौन सा आसमान छूना है, कितनी दूर जाना है, वो मैटर नहीं करेगा, अगर हमारे पंखों में प्रॉपर हेल्थ और ताकत होगी तो अभी सिर्फ हमें यही फोकस करना है कि हमारे पंख हम कैसे डेवलप करें। तो पहला तो जंप करना ही पड़ेगा, ज़मीन पे रह के पंख नहीं डेवलप होंगे, तो फर्स्ट स्टेप कहीं तो लेनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पंख डेवलप करेंगे। और डेफिनेटली हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हम मैं आपसे शेयर करूंगा इनपुट्स, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा एस्पिरेशन है वो हम यूज़ कर सके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्लाइंग में, ना कि कितना डिस्टेंस कवर किया या कहाँ पे पहुँचे। सो की थिंग इज ऑन फ्लाइंग स्किल्स। सो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल्स पे फोकस करें। तो कैसे शुरुआत करें, अगर आज शाम को या ये सेशन होने के बाद अगर इमीडिएटली मुझे कुछ स्टेप्स लेने हैं, तो कहाँ से शुरू करने चाहिए। तो देर आर 4 डायमेंशंस, ये 4 चीज़ें हमें डेफिनेटली इवेलुएट करनी पड़ेगी। पहली तो एसेट्स। अब एसेट का बुक का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। एसेट्स वो हैं जो आपके पॉकेट में आज कैश डाल रहे हैं। व्हाट पुट्स कैश इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में कैश कौन डाल रहा है, वही एसेट है। अगर आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, तो आप खुद एक एसेट है, और आप वर्क करके डेफिनेटली आपके पॉकेट में ये कैश आप आज डाल रहे हैं। ये आप एसेट हो गए, और ऐसे ही आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से एसेट हैं। वो भी हम थोड़ा डिटेल पे आता हूँ मैं अभी 1-2 मिनट में। फिर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हमारी आज की क्या लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटी वो है जो हमारे पॉकेट से कैश निकालती है। तो क्या क्या ऐसे सोर्सेज है जो हमारे पॉकेट से कैश निकाल रहे हैं, तो ये भी हमें इनपुट ज़रूरी है। फिर हमारा इनकम किस सोर्स से आ रहा है, कितना इनकम हमारा एक्टिव है, कितना इनकम हमारा पैसिव है। एक्टिव इनकम मतलब हमें काम करने के बाद ही वो पैसा मिलेगा, उसको हम एक्टिव इनकम बोलेंगे। और पैसिव इनकम वो है
जिसमें हमारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इनकम आते रहेगा। एग्जाम्पल जैसे अगर बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है तो वो पैसिव है, वहाँ पे हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, जो करेगा वो बैंक करेगा या हमारे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और वो उस तरह का इनकम रेगुलर है कि वन टाइम है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और चौथी चीज़ इज़ एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में थोड़े अलग अलग डायमेंशंस हैं, उसको मैं थोड़ा और डिटेल में कवर करूँगा, इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। सो हम वन बाय वन ब्रॉडली ये चारों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो चारों चीज़ें क्या हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। तो एसेट क्या है? सिंपल डेफिनेशन, व्हाट पुट्स कैश इन आवर पॉकेट। हमारे पॉकेट में जो पैसा डाल रहा है आज, वही एसेट है, उसके बिना बाकी सब एसेट नहीं है। सो क्या एसेट हो सकते हैं? अगर आपके पास लैंड प्लॉट है, अगर वो कैश पॉकेट में डाल रहा है तो एसेट है, लेकिन अगर उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा है, एटलीस्ट जाके देखना पड़ रहा है किसी ने मतलब ये क्या बोलते हैं सीज तो नहीं कर लिया, या आई थिंक क्या बोलते हैं ट्रेसपासिंग तो नहीं कर लिया, तो लैंड प्लॉट। फिर गाड़ी, गाड़ी एसेट है, गाड़ी जब से आई है तब से वो अपने पॉकेट से पैसा निकाल ही रही है। ओन हाउस, ओन हाउस के लिए हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, खर्चे हैं यूटिलिटीज़ के। फिर ज्वेलरी, अब ज्वेलरी में मल्टीपल व्यूज़ हो सकते हैं। आज की डेट में गोल्ड का भाव आसमान छू रहा है, लेकिन क्या ये एसेट है आज की डेट में हमारे लिए? क्या हम उसको, इससे कुछ कैश आ रहा है घर पे? जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक तो नहीं आएगा। तो अगर सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज अनदर थिंग, लेकिन ज्वेलरी बाय इटसेल्फ वी कैन नॉट कॉल इट एज एन एसेट। ये वेल्थ बढ़ा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय जो हमारा कैश मैनेजमेंट है, उस पर इसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट, यस इससे ब्याज आ रहा है, यस कुछ टैक्स हमें भरना पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेटली हम इसको एसेट मान सकते हैं। शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टिंग की है कुछ अच्छे कंपनी, इनफैक्ट RCF लिमिटेड इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन टुडे। आज की डेट में जो प्राइस है अवेलेबल है, ऑफकोर्स मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट वेरी ग्रेट कंपनी। और एग्रीकल्चरल सेक्टर, कोविड या ना कोविड, उसमें तो ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी कंपनी आज के डेट में सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो शेयर्स। चिल्ड्रन, अब ये थोड़ा सा जरा ट्रिकी सवाल है, क्या चिल्ड्रन हमारे एसेट हैं कि नहीं है? अब मैं प्योरली इमोशन को साइड में रख के इवेलुएट करता हूँ कि चिल्ड्रन जब से आए तब से हमारे पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं कि हमारे पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं, वो अभी हमें चेक करना है। सो डेफिनेटली उनको भी हम एसेट के डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। तो विदाउट गेटिंग इनटू एनी पर्सनल थिंग, सिर्फ हमें एक लिस्ट बनानी है, एक ट्रू लिस्ट, कि हमारे पास ऐसा क्या है कि जिसको हम एसेट बोल सकते हैं। बहुत सारे फैमिलीज हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे सर्कल में, आपके भी सर्कल में, आपके भी हो सकते हैं फैमिलीज, जिसमें एज वेल्थ तो हो सकती है, लेकिन उस वेल्थ का हम यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो वेल्थ होने की वजह से हमारा कैश पॉकेट खाली हो रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं बढ़ रहा है। मे बी लैंड प्लॉट है, उसका भाव बढ़ रहा है, लेकिन कैश नहीं आ रहा है। और कठिन समय में ऐसे एसेट्स का कुछ भी यूज नहीं होता। सो की थिंग इज कि हम एक लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास क्या एसेट हैं और कितना हम उसमें से कैश जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसमें आप प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं। सिंपल रूल, क्या वो हमारे पॉकेट में कैश ऐड कर रहा है कि नहीं। आगे जाके ये वेल्थ बनेगा डेफिनेटली, लेकिन आज की डेट में क्या ये कैश ऐड कर रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो आप ऐसी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए। उसके बाद में लायबिलिटीज पे आता हूँ। लायबिलिटीज वो हैं जो हमारे पॉकेट से कैश निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? लायबिलिटीज का, लायबिलिटी कैसा है? लायबिलिटी एक फूड के जैसा है, या मे बी मेडिसिन जैसा, आप कैसे भी बोल सकते हो। तो लायबिलिटी एक एक्सेप्टेबल लेवल की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी आप देखेंगे ऑफ कोर्स RCF लिमिटेड इज़ अ ग्रेट कंपनी एंड इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, लेकिन बहुत सारी जो दूसरी कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उन्होंने अपने जो
एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी कट कर दी है, उनको निकाल दिया है, और वो एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी लायबिलिटी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें डरना चाहिए कुछ चीज़ से। ये चीज़ है कि आज की डेट में जो भी हमारी लायबिलिटी है, क्या वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है या नहीं है, वही सिर्फ हमें चेक करना है। कितना लेवल है हमारे लायबिलिटीज़ का, क्या वो 5 टाइम्स है हमारे एनुअल इनकम की, क्या वो 10 टाइम्स है, वो हमें रिव्यू करना है। और ये जो लायबिलिटीज़ हैं हमारी, वो किसके लिए हमने ली है? घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, मैरिज के लिए, किसके लिए? तो ये हमें इवैल्यूएट करना है। और कुछ ऐसी भी लायबिलिटी होती है जो कंटिंजेंट है, मतलब सडनली आ सकती है, जैसे मेडिकल का मेजर खर्चा, या कोई लिटिगेशन या केस चल रहा है तो उसमें हो सकता है कोई खर्चा हो। फिर जैसे अभी मतलब ये एक लर्निंग टाइम भी है। ऑफ कोर्स कोरोना जो अभी चालू है उसके बारे में तो आई डोंट थिंक कि कोई एक्सपर्ट हो सकता है, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, हम सब एक ही जगह पे हैं एज फार एज कोरोना इज कंसर्न। लेकिन जिसके पास आज लिक्विडिटी है वो इस समय को आसानी से काट सकता है। लिक्विडिटी मीन्स समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, लोन है सर पे, लेकिन लिक्विड कैश अवेलेबल है, एक पैसिव इनकम है, वो इस तरह के समय को में भी थोड़ा कम खर्चा करके लेकिन निकाल सकता है। और रतन टाटा जी ने मतलब ये कहावत, और आई थिंक ये आज के ये इस साल के लिए तो एप्लीकेबल है, उन्होंने बोला है कि ये साल सर्वाइवल का है। मतलब ये साल कोई वेल्थ बनाने का नहीं है, ये साल कोई एस्पिरेशन मीट करने का नहीं है, ये साल सर्वाइवल का है। तो अगर ये साल हम सर्वाइव कर पाए तो आगे आने वाले समय में हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो लिक्विडिटी कितनी है हमारे पास, और क्या ये लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए एडिक्वेट है, वो हमें देखना है। फिर फॉलबैक ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगर कुछ भी मेजर इंसिडेंट हो जाता है तो किस तरह से हम मैनेज करेंगे। आई थिंक वन ऑफ अ गुड थिंग विच आपकी कंपनी के पास है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस और फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वंस। ये मैं सिर्फ जस्ट बिकॉज कि मैं कंपनी से एसोसिएटेड इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ जो अभी कंपनी के साथ नहीं है लेकिन रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको जो बेनिफिट मिल रहा है ऑन द हेल्थ साइड विच इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। सो हमारे पास क्या फॉलबैक ऑप्शन है अगर कुछ मेजर इंसिडेंट हो जाता है? क्या हमारे पास टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? अब यहाँ मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करूंगा, हम कुछ सूत्रों के या प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि जो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा फाइनेंशियल प्लान एक अच्छा बन सकता है। तो क्या हमारे पास टर्म पॉलिसी है, क्या हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और हमारा कितना हर महीने का खर्चा होता है जो ये लायबिलिटीज़ के लिए रेलेवेंट है। ये आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, आप चेक करिए अगले 3 महीने 6 महीने के लिए कितना पेमेंट जाने वाला है, ये आप इवेलुएट कर लीजिए। तो पहला स्टेप है कि एसेट्स कितने हैं वो देखना है, सेकंड की लायबिलिटी कितनी है, और हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि हम एज सुन एज पॉसिबल ये लायबिलिटी से हट जाए, मतलब मेजर लायबिलिटी हमारे पास नहीं रहे, सर पे नहीं रहे जरा भी। ये एक फ्रीडम का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर मैं इनकम पे आता हूँ। अब इनकम मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। अब प्राइमरीली सिंप्लिसिटी के लिए दो ही टाइप के इनकम हम देखेंगे। एक है एक्टिव इनकम। अब यहाँ पे मैंने एक फोटो डाली है जो कि एक आदमी है जो मटके में पानी भर के लेके जा रहा है, मे बी जहाँ पे भी लेके जा रहा है। तो ये एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? सैलरी इनकम एक्टिव इनकम है, बिजनेस का इनकम एक्टिव इनकम है, अगर हम कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो वो एक्टिव इनकम है, एग्रीकल्चर में हम काम करके कमा रहे हैं तो वो एक्टिव इनकम है। तो आज हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास एक्टिव इनकम कितना है, और दूसरा ये जो यहाँ पे मैंने एक छोटा फोटो डाला है वो एक पाइपलाइन का है जिसमें से पानी आ रहा है। तो एक ऑप्शन ये है कि हम काम कर करके इनकम जमा करें जो कि एक्टिव इनकम है, और दूसरा यहाँ पे जस्ट हमें नॉब ओपन करना है और इनकम ऑन। अफकोर्स ये ड्रीम नहीं है, हमें सिर्फ इवेल्युएट करना है कि एक्टिव इनकम हमारा कितना है और पैसिव इनकम कितना है। एक्टिव इनकम में हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है, पैसिव इनकम में हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, वो इनकम बस आते रहता है। तो क्या इनकम ऐसा हो सकता है?
रेंटल, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है किसी को तो उससे रेंटल इनकम आ सकता है। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उससे इनकम आ सकता है, या एनीथिंग। जैसे अगर आपने ये एसेट का कॉलम है, अगर आपने एसेट की लिस्ट बनाई है और उसमें कोई इनकम जनरेटिंग एसेट है जिससे हमें इनकम आ रहा है, तो वो हम पैसिव इनकम बोल सकते हैं। तो ये स्टेप ज़रूरी है कि हमें चेक करना है कि हमारा रेशियो क्या है आज की डेट में। अगर महीने के 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने भी अमाउंट आ रही है, उसमें से एक्टिव कितना है और पैसिव कितना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अगर वेल्थ क्रिएट करनी है और फाइनेंशियल प्लान को बेस्ट बनाना है हमारे लिए, मे बी और की नज़र में वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट इट डजेंट मैटर, हमें हमारा पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाना है, तो उसमें पैसिव इनकम का जो रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? प्लान वही है और बेस्ट प्लान वही है जो हमारे बिना भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे चिल्ड्रन जो भी एज के हैं आज की डेट में, अगर वो इंडिपेंडेंटली सब काम कर रहे हैं हमारे बिना भी, मतलब मैं हमारे बिना मतलब हमारी मौजूदगी के बिना, हम ऑफिस में हैं लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे अच्छी खुशी क्या है। तो इंडिपेंडेंट इनकम कितना है हमारा, ये फाइनेंशियल प्लान में ज़रूरी है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एकदम आसान नहीं है इमीडिएटली बनना, लेकिन हम एक टारगेट रख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा कितना पैसिव इनकम होना चाहिए, और फिर हम क्या स्टेप्स लें वो भी हम देखते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आप कैलकुलेट करिए कि आपका एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का रेशियो कितना है, और एक्टिव इनकम कब तक पॉसिबल है। जब तक रिटायर नहीं होते तब तक एक्टिव इनकम पॉसिबल है, उसके बाद तो हमें पैसिव की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर अगर आज की डेट में आपके पास पैसिव इनकम है तो वो कब तक पॉसिबल है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में एक्सपायर हो जाते हैं, फिर उनका इनकम बंद हो जाता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पैसिव इनकम तो है लेकिन कब तक चलेगा। फिर आप एक प्लान बनाएंगे जिसमें धीरे धीरे जो भी रेशियो है उसको हम बढ़ाएंगे। पैसिव इनकम का रेशियो हमारे एक्टिव इनकम से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस में अगर बताऊं तो अगर पैसिव इनकम 30% से ज़्यादा है, जैसे किसी की सैलरी अगर 1 लाख है महीने की, लेकिन कोई और सोर्स से उसको 30,000 रुपया आ रहा है हर महीना, या 70,000 सैलरी है, 30,000 इज कमिंग फ्रॉम पैसिव इनकम, तो चांस बढ़ जाते हैं अच्छा फाइनेंशियल प्लान वर्क करने के। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पैसिव इनकम को हम बढ़ाएं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना ज़रूरी है, पैसिव इनकम कैश में होना चाहिए। कैश मतलब मैं वो डीमोनेटाइजेशन टाइप वाला कैश नहीं, ब्लैक मनी वाइट मनी का नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। कैश में होना चाहिए मतलब प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ रही है, वो वेल्थ में ऐड होगा लेकिन वो इनकम नहीं है क्योंकि कैश में नहीं आ रहा है। गोल्ड की प्राइस आज बढ़ चुकी है, डेफिनेटली बहुत सारे फैमिलीज वेल्दी हो चुके हैं, लेकिन क्या हमने उसको कैश में कन्वर्ट किया, या पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको पैसिव इनकम नहीं गिन सकते। तो पैसिव इनकम क्या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का इनकम, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ऐसे बहुत सारे मतलब टूल्स हो सकते हैं जिसमें से हमें पैसिव इनकम आ सकता है। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है कि किस तरह से हम हमारे पैसिव इनकम को बढ़ाएं। अब लास्ट कंपोनेंट पे आता हूँ जो है एक्सपेंस। 4 कंपोनेंट हमने डिस्कस करने हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। अब एक्सपेंस थोड़ा सा इसमें थोड़ा हमें डिटेल में देखना पड़ेगा एक्सपेंस को। एक्सपेंस अब 2 टाइप के हो सकते हैं, आप उसको इवेलुएट करिए। एक एक्सपेंस ऐसा है जो कि फिक्स्ड है, जिसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें वो करना ही पड़ेगा। हर हफ्ते, महीना, 6 महीने में, 1 साल में वो खर्चा करना ही है, उसको मैं फिक्स्ड एक्सपेंस बोलूँगा। क्या हो सकता है? लोन का ईएमआई। अब इसमें मैं अकाउंटिंग साइड नहीं देख रहा हूँ, इससे डेफिनेटली हमारा घर बन रहा है, घर की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ये भी हमारे पॉकेट से तो जा ही रहा है आज की डेट में कैश। अगर हम नहीं भरेंगे तो किसी और को हमारी फैमिली में भरना ही पड़ेगा। तो यूटिलिटीज़ का बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग, ग्रोसरी, और कोविड के बाद तो आई थिंक हर एक जन ने लिस्ट तो बनाई होगी कि हमारे फिक्स खर्चे क्या हैं और किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। स्कूल फीस, अगर हम रेंटल हाउस पे रह रहे हैं तो हाउस रेंटल,
गाड़ी का फ्यूल, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स, इन्वेस्टमेंट वाले नहीं लेकिन जो टर्म पॉलिसी है, रिस्क पॉलिसी है, मेडिकल के खर्चे, प्रॉपर्टी के टैक्सेस। सो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कितना हमारा फिक्स्ड खर्चा है जिसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें खर्चे को कम करना है, हो सकता है तो कोशिश करेंगे, लेकिन एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि हर महीना कितना खर्चा है। और दूसरा जो है खर्चा वो है वेरिएबल। वेरिएबल खर्चा वो है जिसमें हमारे पास चॉइस है, हम करेंगे या नहीं भी करेंगे तो भी लाइफ में मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऐसे खर्चे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अभी आपको कहीं नेटिव प्लेस जाना है या कहीं घूमने जाना है तो ये वेरिएबल खर्चा है, ये करेंगे या नहीं भी करेंगे तो भी कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक फाइनेंशियल प्लान के लिए, कि हम हमारे खर्चे में फिक्स्ड अमाउंट का रेशियो कम करें और वेरिएबल का बढ़ाएं। जैसे बहुत सारे कंपनीज भी कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज अपने खर्चे में फिक्स्ड खर्चे को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं और वेरिएबल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल को बढ़ाना मतलब खर्चा बढ़ाना नहीं, प्रोडक्शन होगा तो ही खर्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, सो इफ अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, या टेम्पररी स्टाफ क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे और पे करेंगे उनको, नहीं अगर ज़रूरत है तो वी मे नॉट रिक्वायर, तो वो वेरिएबल टाइप का खर्चा हो गया। तो पर्सनल लाइफ में भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे वेरिएबल होते हैं तो इट्स अ बेस्ट थिंग। सो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम हमारे फिक्स्ड खर्चे को जाने और हमारे वेरिएबल खर्चों को भी जाने, और फिक्स्ड और वेरिएबल का रेशियो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो वेरिएबल और कंट्रोलेबल एक्सपेंस अगर हैं तो अच्छा है, लेकिन देखिए कुछ फैमिलीज है जिनका फिक्स खर्चा है, अब इनकम आए कि नहीं आए, लोन का ईएमआई भरना ही है, स्कूल की फीस भरनी है, हाउस का रेंटल देना ही है, मेंटेनेंस भरना ही है। तो ऐसे अगर फिक्स खर्चे हमारे बढ़ते रहे तो फिर फाइनेंशियल प्लान में रुकावट आ सकती है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा खर्चे में ये होना चाहिए कि हम कंट्रोलेबल खर्चों को हमारे ध्यान में रखें और फिक्स्ड को हो सकता है उतना कोशिश करेंगे कि उसको मैनेज करें। और एक डायमेंशन है कि हम हमारी इनकम को इस तरह से बढ़ाएं कि हमारे फिक्स खर्चे मैनेज हो। तो वो डायमेंशन भी मैं अभी बताता हूँ। अब खर्चे को हम किस तरह से देख सकते हैं, एक खर्चा जो बेयर मिनिमम सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, दूसरा खर्चा वो है कि जो हमारे एक डिसेंट लिविंग और लाइफ के लिए ज़रूरी है। मैं जस्ट टाइम देख रहा था तो ओके, अगले 10-12 मिनट्स में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। एक खर्चा वो है जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, बेयर मिनिमम। एक खर्चा वो है जो डिसेंट लिविंग के लिए ज़रूरी है। फिर बेटरमेंट के लिए, जैसे पहले छोटी गाड़ी थी अब बड़ी गाड़ी है तो बेटरमेंट हो गई है लाइफ में। फिर लग्जरी, ज़रूरत नहीं है, सी नॉर्मल फ़ोन से भी काम चल रहा है, लेकिन लेट से हमने एप्पल फ़ोन ले लिया या कोई कॉस्टली फ़ोन ले लिया तो वो लग्जरी हो गई। एक नॉर्मल घड़ी से भी काम कर सकते हैं, लेकिन रोलेक्स ले लिया, कोई और घड़ी ले ली तो वो लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया। और सबसे लास्ट वाला खर्चा है वो, ये थोड़ा मैं अभी पर्सनल स्पेस में मतलब डाइसी है ये, शो ऑफ, वैनिटी के लिए, मतलब जस्ट दूसरों को दिखाने के लिए। तो लेकिन ये प्लान आप खुद के पास ही रखें, ऑफकोर्स आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं किसी से, बट ये खर्चे हैं जो, ये आइडली जो हमारा बेयर मिनिमम खर्चा है और जो एक डिसेंट लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो हमारे एक्टिव इनकम नहीं, आइडली पैसिव इनकम से आना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर कुछ वजह से एक्टिविटी नहीं भी हो रही है तो भी हमारा पैसिव इनकम सफिशिएंट होगा हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और आइडली क्या होना चाहिए, हमारा एक्टिव इनकम जो है वो हमारे बेटरमेंट के लिए, आगे की वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज़ होना चाहिए। तो ये आज का स्टेट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम हमारे खर्चे को भी जाने जो फिक्स्ड है बेयर मिनिमम और डिसेंट लिविंग के लिए, और कोशिश करें कि वो हमारे पैसिव इनकम से मैनेज हो, ना कि एक्टिव इनकम से। एक्टिव इनकम जो हम मेहनत करके आज कमा रहे हैं, मे बी 8 आवर्स 10 आवर्स हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो इनकम हमारे लिए आगे हमारी वेल्थ को बढ़ाने के लिए यूज़ होना चाहिए, ना कि बेयर मिनिमम खर्चा चलाने के लिए। तो ये एकदम उल्टा है, डायमेंशन चेंज करना है हमें यहाँ पे। बट
इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम पैसिव इनकम को बढ़ाए। तो ये हमारे फाइनेंशियल प्लान का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो पैसिव इनकम शुड सपोर्ट बेयर मिनिमम एंड डिसेंट लिविंग। तो क्या स्टेप्स करने चाहिए, जानिए कि क्या एसेट्स हैं जो आपके पॉकेट में कैश ऐड कर रहे हैं। उस जितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ पैसिव इनकम के लिए यहाँ पे मैं कोई टिप्स भी नहीं दे सकता कि इस तरह से आपका बढ़ सकता है, ये प्योरली इंडिविजुअल है। लेकिन डेफिनेटली कुछ इनपुट्स में शेयर करूंगा अगले 5-10 मिनट में कि किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। सो पैसिव इनकम बढ़ाने पे हमें फोकस रखना है और कोशिश करनी है कि हमारे पैसिव इनकम को हमारे फिक्स खर्चे से मैच करें, ताकि हमारा जो एक्टिव इनकम है उसको हम चॉइस रहे हमारे पास यूज़ करने की। अब ये सब टारगेट है। सो कैलकुलेट जो भी हमने अभी रेशियोज डिस्कस किए वो आज ही आप करेंगे शाम को, तो दैट इज़ बेस्ट थिंग। अब मैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे आता हूँ और आई थिंक टाइम को ध्यान में रखते हुए जस्ट आई विल स्पेंड नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हमें ये एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हम कहाँ पे, हम मुंबई में हैं, थर्ड में हैं, अलीबाग में हैं, अब हमें कहाँ जाना है। मे भी किसी को पूना जाना है, किसी को कोलकाता, किसी को अमेरिका, किसी को चांद पे जाना है। तो इन्वेस्टमेंट वेल्थ नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक बस व्हीकल है, जरिया है हम जहाँ पे जाना चाहते हैं उसको यूज़ करने का। सो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हो सकते हैं। बैलगाड़ी भी है बट बहुत टाइम लगाएगी कहीं भी जाना है, कार है, साइकिल है, एरोप्लेन है, घोड़ा गाड़ी है, रॉकेट है। मून पे जाना है तो रॉकेट ही यूज़ करना पड़ेगा हमें, बाकी कितना भी फास्ट प्लेन हो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है उससे डिफाइन होगा कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर टारगेट है 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, तो जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी कोई भी गाड़ी, कोई भी प्लेन कितना भी फास्ट हो मून पे नहीं जाएगा, उसके लिए हमें स्पेसशिप ही चाहिए। या अगर हमें दूसरे कंट्री में जाना है तो मे बी जहाज़ से जा सकते हैं, हवाई जहाज़ से जा सकते हैं, लेकिन साइकिल और ये तो बहुत टाइम लगा देंगे। तो व्हीकल क्या चूज़ करना है, तो हम कहाँ पे हैं आज और कहाँ पे जाना है, ये डिसाइड करने के बाद हम व्हीकल की चॉइस करेंगे, ना कि उल्टा। हमें अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि अच्छा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये होगा, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये होगा, इस तरह से अप्रोच करते हैं। लेकिन एक बेस्ट फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए एग्जैक्टली उल्टा करना है। हमें कहाँ पे जाना है उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि ये एसेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ठीक? अब ब्रॉडली मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। ऐसे तो हर एक इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पूरा दिन भर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप आज यहाँ पे हैं, आपको यहाँ पे जाना है और ये मैं व्हीकल चूज करूँगा। अब व्हीकल्स क्या हो सकते हैं, तो अब मैंने यहाँ पे जस्ट लिस्ट बनाई है कि सेफ इन्वेस्टमेंट और रिस्की इन्वेस्टमेंट। अब ये जो लाइन है सेफ से लेकर रिस्की तक जाती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक से ज़्यादा ब्याज पोस्ट ऑफिस दे रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अभी हाल ही में जस्ट लास्ट मंथ में एक गवर्नमेंट बॉन्ड था जो 0.8% दे रहा था रिटर्न, वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया क्योंकि मे बी गवर्नमेंट को शायद नहीं परवड़ रहा होगा इतना ब्याज देना, लेकिन बैंक से तो ज़्यादा ब्याज है और सेफ भी है। तो बैंक डिपॉजिट्स हो गए जो कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक को ही रिकमेंड करूँगा। कॉर्पोरेट डिपॉजिट, अच्छी कंपनी है HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, उसके डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड, ऐसे लैंड भी है, रियल एस्टेट भी है, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकते हैं। अब हमारे लिए क्या सूटेबल है वो डिपेंड करता है कि हम क्या है आज, ना कि व्हीकल। जैसे आज अगर मुझे ड्राइव करना है तो कौन सी गाड़ी ड्राइव, जो रेसिंग कार जो है, क्या हम उसको ड्राइव कर सकेंगे आज? मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। सो व्हीकल की चॉइस डिपेंड करती है हमारे ऊपर पूरा। तो अगर हम ये लिस्ट सब बनाते हैं, रेशियोज को देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आज हम कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे जाना है और कौन सा व्हीकल यूज करना है जो हमारा ऑब्जेक्टिव को मीट करता है। तो मैं जस्ट एक ब्रॉडली अभी
हम हर एक इन्वेस्टमेंट के बारे में तो डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम का भी कंस्ट्रेंट है एंड हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। तो मैं ब्रॉड इनपुट्स देता हूँ कि हर एक इन्वेस्टमेंट को हमें किस तरह से एक देखना चाहिए। बैंक डिपॉजिट्स एकदम हम इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं देख सकते। बैंक डिपॉजिट का मेजर यूज़ है लिक्विडिटी के लिए। बैंक डिपॉजिट्स इमरजेंसी के लिए काम आएंगे और सेविंग में पैसा रखने से तो अच्छा ही है कि फिक्स डिपॉजिट में रखें ताकि थोड़ा एक एक्स्ट्रा ब्याज तो मिले और कंपाउंडिंग जो चक्रवाढ़ ब्याज है उसका हमें बेनिफिट मिले। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड, आज की डेट में गोल्ड सबसे वैल्यूएबल है। स्टॉक शेयर बाजार से भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए लास्ट एक साल में और डेफिनेटली मे बी जो हाउस वाइफ्स हैं आज जिन्होंने सेविंग कर करके गोल्ड को जमा किया है, आज उनकी वेल्थ एक बड़े फंड मैनेजर से भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि लास्ट एक साल में 40% रिटर्न गोल्ड ने दिया है। बट ये सब एक्सेप्शन है, लेकिन ऑन एन एवरेज 11 से 12% रिटर्न 30 ईयर्स में दिया है गोल्ड ने ऑन एन एवरेज पर एनम। तो हम गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड एज वेल एज ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अभी सब इन्वेस्टमेंट के बारे में तो डेफिनेटली थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, ये डायरेक्टली तो ध्यान में नहीं आएगा, हमें कुछ स्टडी भी करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, सीडीज, HDFC, महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा ग्रुप, इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो बैंक से अच्छा ब्याज दे रहे हैं और ये कंपनी को हम सेफ मान सकते हैं कि अगर अनसेफ हो गई तो फिर इंडिया में सेफ कौन रहेगा। सो ये कंपनीज को हम सेफ मान सकते हैं क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट को हम तभी चॉइस करना चाहिए जब भी इसमें से कुछ पैसिव इनकम आए। अगर सिर्फ हमने लैंड प्लॉट लेके रख दिया है, मैं ये नहीं बोला कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं एक जस्ट पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि अगर आज की डेट में कोई भी एसेट अगर पैसा नहीं पॉकेट में डाल रहा है तो मतलब निकाल रहा है या वैसे ही है, तो वो टाइप का एसेट वेल्थ नहीं बढ़ाएगा, वो टाइप का एसेट हमारे फाइनेंशियल प्लान को सपोर्ट नहीं करेगा। सो रियल एस्टेट भी अगर है, हाउस है, तो आइडली लेट आउट करके उसमें रेंटल इनकम आता है तो वो इन्वेस्टमेंट में बेहतर मानूंगा कंपेयर टू जस्ट अ लैंड प्लॉट, जो कि आज की डेट में उसका वैल्यू है लेकिन यूज नहीं है। तो डिफिकल्ट टाइम में ये सारे एसेट्स काम नहीं आते। म्यूचुअल फंड्स, अब वैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, ये तो एक मतलब समुंदर है, इसमें आप नाम पे मत जाइए। ब्लू चिप, टाइगर, लायन, ऐसे बहुत सारे नाम है फंड्स के। टाइगर है तो जरूरी नहीं कि वो शिकार करके बड़ा रिटर्न लाएगा, या लायन है तो इसमें ये जरूरी है कि वो म्यूचुअल फंड हमारे पर्पस को सर्व करता है कि नहीं, वो टाइम टू टाइम रिटर्न कितना दे रहा है, उसको कौन मैनेज कर रहा है और वो किस तरह की कंपनियों में निवेश कर रहा है और हम कभी विड्रॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज हैं स्टडी करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में। क्या हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए या विड्रॉल प्लान करना चाहिए? अब इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए। व्हीकल्स बहुत सारे हैं, ये पूरा डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए और ये सिलेक्शन कैसे करना है। तो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए वो रेगुलर इनकम प्लान सेलेक्ट करते हैं या विड्रॉल प्लान सेलेक्ट करते हैं। जिनके पास अभी रिटायरमेंट के लिए काफ़ी टाइम बचा है, 20 ईयर्स में भी 25 ईयर्स, उनके लिए SIP रूट अच्छा है। तो ये पर्सन टू पर्सन है। इक्विटी शेयर, शेयर बाजार, अब इस पे ऊपर तो पैसे से ज़्यादा इसमें टाइम की ज़रूरी है। तो 99% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो पैसा नहीं बनाते शेयर मार्केट में क्योंकि वो टाइम नहीं देते, वो बस पैसा लगाते हैं। पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं पर्सनली मॉर्निंग में 2 घंटा, शाम को ऑलमोस्ट 4.5 घंटे स्टडी करने में जाते हैं कि कल कौन सी कंपनी हमें रिटर्न दे सकती है। तो ये बदलती रहती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, पैसे की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, इसमें पढ़ाई की ज़रूरत है। सो स्टडी अगर करने को टाइम दे सकेंगे तो ही शेयर मार्केट में एंट्री करिए। मैं एडवाइज़र वगैरह की कोई नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइनेंशियल एडवाइज़र आप ले नहीं ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र लेने के पहले आपको उनको एक कठिन क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आपकी वेल्थ क्या है, आपने क्या कमाया अभी तक। अगर आपने ही नहीं कमाया तो आप हमें कैसे एडवाइस करेंगे? मैं जो ब्रोकरेज दे रहा हूँ आप उस पर अगर आपकी सैलरी चला रहे हैं तो फिर मैं क्यों एडवाइस लूँ? सो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे क्योंकि पैसे की बात है ये। तो सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए हमारा कि
अब ये ज़रूरी नहीं कोई पर्सन से मिले, यूट्यूब पे राकेश झुंझुनवाला जी, राधा किशन दमानी जी, और भी बहुत सारे, रमेश दमानी जी हैं, विजय केडिया जी हैं, तो इनके आप वीडियोस भी अगर देखेंगे तो उनसे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। इनफैक्ट हम लोग तो डेली फॉलो करते हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस का यूज़ आइडियली प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस इतना बेस्ट एसेट नहीं बोलूँगा। हेल्थ पॉलिसी अच्छी है, टर्म पॉलिसी अच्छी है, हमारा हाउस को इंश्योर करना है, गाड़ी को इंश्योर करना है तो ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर इंश्योरेंस को हम यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे प्लान्स है जिसमें इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो थोड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो इंश्योरेंस वाला जो प्लान होता है इन्वेस्टमेंट का, वो वेल्थ और स्टेबिलिटी क्रिएट करने में मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाता है, क्योंकि मार्केट से बहुत कम रिटर्न देता है। तो आप डिटेल में इवेल्युएट करिए, ज़रूरी नहीं कि हर पॉलिसी इस तरह की हो। एंड सो बिफोर आई ओपन अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब के लिए जस्ट समराइज करता हूँ कि हमारी जर्नी चालू करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज हम कहाँ पे हैं। हम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। एसेट की लिस्ट बनाइए, उन एसेट को सेपरेट रखिए जो एसेट कैश जनरेट करते हैं, और जो एसेट कैश नहीं जनरेट कर रहे हैं उसको मैं एसेट नहीं बोलूँगा, वो वेल्थ हैं लेकिन आज की डेट में तो कोई यूज़ नहीं है। लाइबिलिटीज़ को रिव्यू करिए, कितनी फिक्स्ड हैं, कितनी पे करनी है, क्या ब्याज रेट है, कब पे करनी है। कोशिश करेंगे हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का रेशियो बदलने की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्टिव इनकम को कम करना है, वो तो डिजास्टर हो जाएगा। हमें अच्छा परफॉर्मेंस करके डेफिनेटली कंपनी से भी ज़्यादा कमाना है, लेकिन पैसिव इनकम की भी हमें ज़रूरत है। सो पैसिव इनकम को भी साइड बाय साइड बढ़ाना है। देखिए कितने हमारे खर्चे फिक्स्ड हैं, कितने वेरिएबल हैं। राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज करना ज़रूरी है जो हमारे लिए बेस्ट हो। बिवेयर ऑफ स्कीम्स, फॉल्स प्रोमिसेस, कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है आज की डेट में। तो कोई अगर आपके पास स्कीम लेके आ रहा है, वो कितना भी ट्रस्टवर्दी हो, कितना भी क्लोज रिलेटिव हो, आप प्रॉपर रिसर्च किए बिना उसमें इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि मेन जो पर्सन हमें परसुएट करने की कोशिश करता है वो उसका कमीशन के लिए परसुएट करता है, न कि हमारे बेनिफिट के लिए। तो काफ़ी हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा, स्केप्टिकल होना पड़ेगा, मतलब एकदम हेड मास्टर जैसा, कि ये रियली मेरे लिए हेल्प करेगा कि नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है, इसको हम कहीं भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते। सो फॉल्स प्रोमिसेस से बचना पड़ेगा हमें। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो डबल 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 रिटर्न हर साल दे। है ऐसे अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज नहीं, वो हम किस तरह से उसको यूज करते हैं वो डिपेंड करता है। फाइनेंशियल बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी व्हाट वी हैव। हम किस तरह से हमारे फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए टाइम की इन्वेस्टमेंट पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा तो आज इन्वेस्ट करेंगे, कल करेंगे, इसमें करेंगे, एक्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में करेंगे, लेकिन क्या हम उस पे ऊपर वॉच रख रहे हैं। इट्स लाइक चिल्ड्रन, सो वन इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, सेकेंड इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड। तो चाइल्ड के लिए टाइम भी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रादर देन जस्ट मनी। और टैक्सेशन के लिए ही सिर्फ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। टैक्सेशन एक फ़ायदा है, टैक्सेशन का बेनिफिट, लेकिन सिर्फ वही एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा सा आप 10 साल आगे का भी सोचिए कि इस इन्वेस्टमेंट से क्या मुझे सही में फ़ायदा होगा, या बेटर है कि मैं थोड़ा टैक्स भर दूं और कुछ इन्वेस्टमेंट से बचूं। तो ये आप इवेलुएट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ क्रिएशन इज प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ इज क्रिटिकल। ना कि जस्ट वेल्थ को बढ़ाना, बट उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो आज की डेट में अगर मतलब लास्ट 2 साल से अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे, तो हमने काफ़ी सारे बैंक डिपॉजिट्स को विड्रॉ करके उसको पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि बोल नहीं सकते आज कौन सी बैंक किस हालत में हो। तो ऑफकोर्स 5 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन वो पैसा हमें विड्रॉ भी तो करने होना चाहिए, तो ध्यान बहुत रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये अब इंडिविजुअल के लिए मैटर करेंगे। तो दिस आई विल स्टॉप हियर एंड
चैट बॉक्स में फिर अभी आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आई थिंक काफ़ी लोगों ने डाले भी होंगे, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस एक बार देख के इन जस्ट 1 मिनट टाइम मैं वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और वो क्वेश्चंस को मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। एक पहला क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ लिक्विड इन्वेस्टमेंट। अब मेरे एक्सपीरियंस में लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है कि गोल्ड तो डेफिनेटली लिक्विड मैं मानता हूँ, ज्वेलरी नहीं बट प्योर कॉइन्स, क्योंकि हम उसको कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो सकता है बैंक डिपॉजिट्स, क्योंकि उसको भी हम विड्रॉ कर सकते हैं अगर हमने पीएमसी बैंक में पैसा नहीं रखा है तो, क्योंकि वो बैंक में एक लिमिटेशन है आरबीआई का कि उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक के डिपॉजिट्स, कुछ पोस्ट ऑफिस के भी डिपॉजिट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इमरजेंसी में। कुछ हद तक में लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ हैं, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, लिक्विड इन्वेस्टमेंट। और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपना पैसा, जो हम पैसा देते हैं, उसको वो इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में, और उसको हम कभी भी बेच सकते हैं। वो मार्केट में ट्रेडिंग होता है उसका रेगुलरली। तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट हम लिक्विड इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली चिल्ड्रन एज एन एसेट। तो चिल्ड्रन अभी लायबिलिटी है कि एसेट है, ये हमें, ये कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता हूँ। इसमें हमें पर्सनली इवेल्युएट करना है, क्योंकि चिल्ड्रन जब से आए वैसे तो पॉकेट से कैश निकाल ही रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, उनको पैसा किस तरह यूज़ करना है वो सिखाते हैं, तो डेफिनेटली वो खुद में एक एसेट तो बनी जाएंगे। हमें जो भी बेनिफिट होगा होगा, लेकिन उनके लिए तो वो बेनिफिट होगा। और वो हमसे जो चीज़ें मांगेंगे कि अच्छा डैडी मम्मी मुझे इसके लिए लोन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, वो हो सकता है कि सब्सटेंशियली कम हो। वो भी एक सेविंग है। अगर वो खुद कुछ एक्टिविटी सीख के अगर वो अर्निंग कर पाते हैं या सेविंग कर पाते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एसेट हैं, क्योंकि वो हमारा खर्चा कम कर रहे हैं और वो खर्चे को एक अच्छी दिशा में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर देम एज एन एसेट। यस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एक पर्सपेक्टिव अच्छा आया है, और आपने ये जानकारी भी डाली है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 10 साल तक अगर हमने एसआईपी किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और जब भी हम विड्रॉ करने जाएं तभी अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो हमें कम भाव मिलेगा डेफिनेटली। तो कम भाव मिलेगा, 20% 30% क्रैश हो गया। लेट्स से एग्जांपल है कि किसी का 23 मार्च को मैच्योरिटी होने वाला था, मतलब इस साल 23 मार्च को वो विड्रॉ करने गया मार्केट में अपने एसआईपी को, मतलब खत्म हो गया लॉक इन पीरियड, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने गए, और 23 मार्च को आपने देखा मार्केट कितना नीचे गिरा। अब उस दिन अगर उसको पैसा चाहिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो एसआईपी डेफिनेटली ये एक सी, इसमें एक मैं कोई पर्सपेक्टिव देता हूँ। अगर मुझे मुंबई से पूना जाना है तो मेरे पास कुछ विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि मैं बस में जाऊं, एक विकल्प ये है कि मैं अपनी कार में जाऊं। अगर मैं बस में गया तो बस वाला जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। वो अगर बस का टायर पंक्चर हो गया तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊंगा। तो ये सारे एसआईपी म्यूचुअल फंड्स है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, जनरल पब्लिक। अगेन हम लोग भी जनरल पब्लिक ही है इन अ वे, लेकिन ये बस में जाने जैसा है। तो और कार में क्यों बोल रहा हूँ, कार इज लाइक सेल्फ, मतलब हम चॉइस करें कौन से कंपनी में हमें निवेश करना है, हम चॉइस करें हमें कभी विड्रॉ करना है, हम अपने हिसाब से एक हमारा ओन म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल पोर्टफोलियो बनाए। काफ़ी लोग बनाते हैं अपने खुद के पोर्टफोलियो में भी। आप म्यूचुअल फंड से कॉपी कर सकते हैं और अपने लिए उतने उतने शेयर्स वो मात्रा में खरीद सकते हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे पास रहेगा। तो टाइम पे हम तभी पहुंच सकेंगे जब हम वो व्हीकल को हम ठीक से चला के लेके जाए। तो सी कैसा है कि कहाँ पे जाना है, कितना टाइम है हमारे पास, और क्या हम टाइम देना चाहेंगे स्टडी के लिए।
अगर हम टाइम देना चाहेंगे स्टडी के लिए तो SIP या म्यूचुअल फंड्स को मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। जो इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम स्टडी करने के लिए, वो उन्हें ज़रूरत नहीं है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की। इनफैक्ट जैसे हो सकता है एक म्यूचुअल फंड जिन्होंने RCF के शेयर्स ही नहीं है उनके फंड में, लेकिन हमें पता है कि ये कंपनी अच्छी है, आगे जाके ग्रोथ है, अभी भी ग्रो कर रही है, मे भी हमारी कॉस्ट अभी मैनेज कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चरल का आउटपुट बढ़ेगा, हमारा भी आउटपुट बढ़ेगा, तो ये कंपनी की ग्रोथ होने वाली है, तो आज हम RCF के शेयर्स ले लें, क्यों हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सो ये हमें चॉइस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स को मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा डायरेक्टली, लेकिन सी अगर गाड़ी नहीं चलानी है खुद की तो बस में ही जाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड सही। सो वो पर्सपेक्टिव है। अगेन कोई भी अपॉर्चुनिटी राइट या रॉन्ग नहीं है, वो पूरा डिपेंड करता है खुद पे। एक कहावत है कि धार तलवार में नहीं, चलाने वाले के हाथों में होती है। सो विच टूल यू आर यूजिंग, कौन सा टूल हम यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन यूज कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सो हम अपने आप को किस तरह से फाइनेंशियली ज़्यादा एजुकेटेड करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो नॉलेज को, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये है कि पोस्टल इन्वेस्टमेंट। यस, पोस्टल के इन्वेस्टमेंट्स टैक्सेबल हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सी अगर एक नॉर्मल, अगर हम लेट से एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारी कंपनी भी EPF में कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड या कोई और फंड भी होगा, उसका हमें डिडक्शन मिलता है ATC में। ATC जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, हमारा हाउसिंग लोन होगा, हम उस पर EMI भर रहे हैं, उस पर भी हमें डिडक्शन मिलता है। हमारा खुद का पर्सनल PPF होगा, पर्सनल प्रोविडेंट फंड, उसमें हम कंट्रीब्यूट, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। और कुछ LIC के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसमें हम कंट्रीब्यूट करने के बाद 1.5 लाख का लिमिट है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके टैक्स का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आइडियली सिर्फ टैक्स के लिए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की डेट में, ये कोविड का जो टाइम है उसके पहले भी, इनफैक्ट मैं लास्ट ईयर भी रेकमेंड करता था कि बैंक से ज़्यादा अगर हम पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स को देखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसका ब्याज रेट ज़्यादा है थोड़ा सा, गवर्नमेंट की सेफ्टी है, और पोस्ट ऑफिस कहीं लोन नहीं देता है लोगों को। तो किसी कंपनी का लोन की वजह से बैंक डूब गई तो वैसा नहीं होगा। सो पोस्ट ऑफिस एक स्टेबल फाउंडेशन है फैमिली के लिए। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में तो डेफिनेटली आप 5 लाख तक का डिपॉजिट रख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इंश्योरेंस अवेलेबल है। लेकिन पोस्टल की स्कीम की तरफ भी आप ध्यान दीजिए, उसमें टाइम डिपॉजिट है, मंथली इनकम स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जो कि कुछ रिटर्न देते हैं 1.5 गुना 5 साढ़े 6 साल में, किसान विकास पत्र है। तो अगर पैसे की जरूरत इमीडिएटली नहीं है, अच्छा रिटर्न चाहिए और पीस ऑफ माइंड और सेफ्टी चाहिए, तो आइडियली हमें पोस्टल स्कीम्स, जो कि अभी तक बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, हम उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। सो पोस्टल इनकम टैक्सेबल है, इनकम उसका, लेकिन सेफ्टी पर्सपेक्टिव और रिटर्न पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अच्छा है। तो फैमिली में कोई मेंबर्स को आप बोल सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इनकम टैक्स अगर वो कम स्लैब में आते हैं तो हमें टैक्स भी कम पड़ेगा और रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हम अमाउंट कितनी फिक्स डिपॉजिट में डालनी चाहिए पोस्ट में। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ हमें कभी ज़रूरत है तो मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि जब भी हम फिक्स डिपॉजिट बनाएंगे पोस्ट ऑफिस में, तो आप इस तरह से बनाइए, 2 साल में मैच्योर होने वाला, 3 साल में मैच्योर होने वाला, 5 साल में मैच्योर होने वाला। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि लेट से आपके पास 5 लाख रुपया है, तो आप 2 लाख रुपया 2 साल में मैच्योर होने में डाल सकते हो, मे बी और 1 लाख रुपया 3 साल में, और बचा हुआ 2 लाख रुपया 5 साल में। इस तरह से अगर कभी रिटर्न भी बना रहेगा, सेफ भी पैसा रहेगा, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, वो एक मैच्योरिटी के टाइम पे अवेलेबल भी हो जाएगा, हमें बार बार ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट इन FD, देयर इज़ नो लिमिटेशन इन पोस्ट डिपॉजिट। इनफैक्ट आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और आप स्टडी के लिए टाइम नहीं दे सकते, तो वन बेस्ट वन
विच आई विल रिकमेंड इज पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स है, आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है हर स्कीम के क्या कंडीशंस है, हर स्कीम की क्या मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है, हम कभी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ करने पे कुछ चार्जेस हैं क्या, सो ऑल डिटेल्स आर देयर। ओके, और एक क्वेश्चन है कि हमने एसआईपी लिया हुआ है 5 साल के लिए, अब हमें पैसा इमरजेंसी में चाहिए तो क्या विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं विड्रॉ करना चाहिए। एसआईपी एक ऐसा रूट है कि जिसमें लंबे समय तक अगर हम कंट्रीब्यूट करते रहें तो एवरेजिंग कंसेप्ट चलता है। आज शेयर का भाव में भी 50 रुपये है, हमने 10 शेयर लिए 500 रुपये के, तो 500 रुपये में 10 शेयर आ गए। कल वो भाव कम हो गया, 25 रुपया हो गया, तो हमारे पास 20 शेयर आ जाएंगे 500 रुपये में। तो एसआईपी कॉस्ट एवरेजिंग की इस पे चलता है। आइडली इमरजेंसी के लिए एसआईपी को नहीं यूज़ करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये अमाउंट ही आप ऐसा डिसाइड करें कि जिसको कभी विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगले 8 से 10 सालों में। तो यू कैन स्टार्ट विद लेट्स से 5000 पर मंथ। लेकिन एसआईपी आप डायरेक्टली, बहुत सारे टाइप के फंड्स हैं, डायरेक्टली एसआईपी सिर्फ एक सिंगल स्कीम नहीं है, शुरू करनी चाहिए डेट स्कीम से, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है उस तरह के एसआईपी से। और जैसे आप कंपनियों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, आप टॉप 25 कंपनीज या टॉप 10 कंपनीज में जो इन्वेस्ट करते हैं उस एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। जैसे जो भी म्यूचुअल फंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कुछ इवन लार्ज पब्लिक सेक्टर मिनी रत्ना कंपनीज, महारत्ना कंपनीज, उसमें जो करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, कैश रिच जो कंपनीज हैं जो कि नॉर्मल टाइम से उनका शेयर का भाव उछलता कूदता नहीं है, उस तरह की कंपनी में जो निवेश करने वाले फंड्स हैं उसमें आप एसआईपी शुरू करिए वहाँ से। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम पहले सर्विस रोड पे चलाएंगे, ना कि हाईवे पे। तो एसआईपी भी एक तरह का हाईवे ही है, जस्ट हमें कोई और लेके जा रहा है, लेकिन किस तरह की गाड़ी में जाना चाहिए उसके लिए हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी में विड्रॉ नहीं करना चाहिए एसआईपी। इमरजेंसी के लिए आपको कुछ अलग प्लानिंग में भी फिक्स डिपॉजिट्स बैंक अगर रखेंगे तो दैट इज़ मोर फिजिबल, क्योंकि जब भी हमें इमरजेंसी सिचुएशन आए, अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, मार्केट हमसे खफा है, जैसे शेयर मार्केट अभी मार्च में खफा हुआ था, तो हमारा नुकसान हो सकता है इमरजेंसी में। ओके, और एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू मेक योर ओन पोर्टफोलियो। जैसे कुछ कंपनी के एग्जांपल दिए हैं सर ने यहाँ पे, यस बैंक, पीएनबी, जेट एयरवेज, यस आइलैंड एफएस। अब इस तरह की जो कंपनीज है वो तो ऑलमोस्ट डूबने पे है। मे बी यस बैंक थोड़ा सा शायद उसको सपोर्ट मिला है, स्टेट बैंक का तो चल रहा है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें? तो सेम वे, जैसे हम पहले आपको कौन सी कंपनी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस मतलब ये मैं ब्लाइंडली नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ चैट बॉक्स में, screener.in एक वेबसाइट है। screener.in पे अगर हम जाएंगे, SCREENER, और कोई भी कंपनी का नाम टाइप करेंगे तो वो कंपनी का पूरा एनालिसिस, लास्ट 10 साल में वो कंपनी ने क्या क्या किया है वो उसमें अवेलेबल है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग screener.in पे जाके आप वो कंपनी के बारे में पढ़िए, कितना उसका कैश फ्लो आ रहा है, वो कंपनी फ़ायदा कर रही है कि नहीं कर रही, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके प्रमोटर कौन है, वो कंपनी में अभी तक किसने इन्वेस्ट किया है। जैसे कोई बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, या जैसे बड़े इन्वेस्टर है राकेश झुंझुनवाला जी, क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या मिस्टर दमानी जी ने इन्वेस्ट किया है, क्या LIC ने वो कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो सारी जानकारी जितनी भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत है वो screener.in पे अवेलेबल है। तो शुरू आप वही कंपनी से करें जिनके बिजनेस को आप समझ सकते हैं। इनफैक्ट ऑफकोर्स मैं यहाँ पे मतलब डिस्क्लेमर, लेकिन इवन राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ कंपनी, जो शेयर्स अभी बहुत ही मतलब एक मैनेजेबल रेट पे अवेलेबल है, अगर आप अंदर है कंपनी के, अभी चलो मैं तो बाहर हूँ, मुझे बाहर से देखनी पड़ती है कंपनी, बट आप कंपनी के अंदर हैं, आपको जानकारी है कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी को नहीं दिया जाता होगा कंपनी में, क्योंकि
बहुत ही रेगुलेटेड है, लेकिन कंपनी के हम अंदर हैं, जान सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से चल रहा है, किस तरह से ग्रो हो रही है, हमारे क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, क्या हमारी सैलरीज टाइम पे आ रही है, क्या हमारे पेमेंट्स हो रहे हैं, क्या एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, तो लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस हैं, ये तो हमें डेफिनेटली जानकारी है। अदर देन कॉन्फिडेंशियल, जो भी मतलब सबको पता है, अगर उस डिसीजन के बेसिस पे अगर हम कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो आरसीएफ के बारे में नॉलेज है, मैं एग्जैक्टली फर्टिलाइजर या केमिकल इंडस्ट्री के बारे में नहीं, लेकिन वो मेथड हम कोई और कंपनी के लिए भी अप्लाई करके इस जैसे वेबसाइट पे जाके स्टडी कर सकते हैं और उस कंपनी के एक मैनेजेबल अमाउंट के शेयर्स खरीद के धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो अब शुरू करिए मे बी 3 कंपनी से, फिर 5, और जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कंपनियों के बारे में, तो हम 10 तक लेके जा सकते हैं उसको। और एक अमाउंट फिक्स रखिएगा कि 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा हम कोई भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो 2.5 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 कंपनी के लिए 25-25 हज़ार मैक्सिमम, जितने शेयर्स आएंगे वो रेट में उतने खरीद सकते हैं आप अलग अलग टाइम फ्रेम में। लेकिन मेन ये नहीं कि कल जाके खरीदना है, मेन ये है कि आप 1 महीने तक स्टडी करिए, भले बाद में महंगा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी कंपनियां महंगी है मार्केट में, अच्छी कंपनियां सस्ती नहीं मिलेगी, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा प्राइस देना ही पड़ेगा, लेकिन वो कंपनियों का मैनेजमेंट अच्छा है, वो कंपनी का वे ऑफ वर्किंग अच्छा है, कैश रिच है, कैश जनरेट कर रही है, तो उस तरह की कंपनियों से हम शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना। अब ये सिर्फ इक्विटी मार्केट नहीं है, पोर्टफोलियो में और भी बहुत आता है। पोर्टफोलियो में एफडी भी आएंगे, पोर्टफोलियो में पोस्ट ऑफिस के भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, पोर्टफोलियो में गोल्ड भी आएगा। अपने टोटल वेल्थ का आप लिखिए पेज पे कि उसमें से शेयर बाजार में कितने हैं, उसमें से घर में कितने इन्वेस्ट किए, उसमें से ज्वेलरी में कितने हैं, उसमें से एनी अदर इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट कितने, और एक रेशियो देखिए आप कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है और क्या कितना रिटर्न वो जनरेट कर पा रही है। Okay, maybe 1 or 2 more questions we can take. Yes sir, मैं जोशी जी और रामटेकी सर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। शायद और कोई सवाल नहीं है। Yes. ओके, Yes. सो we'll conclude this session. Okay, great. दोस्तों, भोसले सर ने टुडे से टुमारो ये जर्नी कैसा रहेगा, कैसा होना चाहिए, वो जर्नी पर वॉच कैसे होना चाहिए, उसके लिए टूल्स क्या है, ट्रैवलिंग जो है हमारा होने वाला है वो किस दिशा में कैसे किस मदद से होगा, फिर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ये 4 क्राइटेरिया सामने रखते हुए हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हो सकता है और हमारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल्स हम कैसे अचीव कर पाएंगे, इसके ऊपर बहुत छोटे समय में 1 घंटे भर में तकरीबन काफी अच्छा टॉपिक वो कवर किया है। तो इसके बाद में आपके सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया है। आई स्पेशली थैंक Mitesh Bhosle sir on behalf of HRD and all my RCF staff, RCF colleagues for giving such a good lecture. Thank you sir. इसके साथ में ही हमारा ये आज का वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू सबके लिए, आपने काफ़ी मतलब ये ऑर्गेनाइज किया सेशन, उसके लिए शुक्रिया करता हूँ। और जो स्टेप्स बताए हैं, आई एम श्योर कि इफ़ नॉट आज शाम को, सैटरडे संडे अगर टाइम मिले तो उसके ऊपर ज़रूर अमल करिएगा, और डेफिनेटली जैसे हम आगे मिलेंगे कभी भी तो आप ज़्यादा हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। थैंक यू। Okay, thank you. This session is over. Yeah,